Everyone, myself Mukesh Vyas, Associate Professor Department of Physics, Government मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। यह जो वीडियो है वो बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है। यह पेपर थर्ड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है। इसमें सेकेंड यूनिट में से टॉपिक लिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, विद्युत चुंबकीय, यानी इलेक्ट्रिसिटी के कारण किस प्रकार मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, विद्युतिकी के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह लेक्चर नंबर 17 है। पहले हम एम्पेयर्स लॉ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एम्पेयर का क्या नियम है, तो उसका उपयोग करके हम ये एक एग्जाम्पल करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। इफ आई नॉट करंट इज फ्लोइंग इन ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस आर। कोई भी एक तार है लंबा बेलनाकार जिसकी त्रिज्या रेडियस आर है, उसमें आई नॉट करंट फ्लो हो रही है एंड दिस करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस वायर। और ये धारा है जो इसके क्रॉस सेक्शन, इसका जो परिच्छेद है उसके अनुदिश एक समान रूप से वितरित है। देन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर। तो वायर का जो एक्सिस है उससे स्मॉल आर दूरी पर, यानी उस वायर के अंदर की बात कर रहे हैं हम, उस एक्सिस से स्मॉल आर दूरी जो कैपिटल आर से कम है, उस आर डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, लेट आई नॉट बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो वायर में ऊपर की ओर आई नॉट धारा प्रवाहित हो रही है। इन द गिवन फिगर, दिए गए चित्र में, क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज शोन। वायर का जो है वो परिच्छेद दिखाया गया है। जैसे हम किसी वायर को बीच में से काट दें तो काटने पर जो क्रॉस सेक्शन हमें दिखाई देता है, तो वो हम क्रॉस सेक्शन यहाँ शो कर रहे हैं। वी वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट पी डिस्टेंट आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर। तो ये वायर का एक्सिस है, तो उस एक्सिस से आर डिस्टेंस पर हमने एक बिंदु पी लिया है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। फॉर इट वी ड्रॉ ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विथ वायर एज द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो हम क्या करते हैं, एक आर त्रिज्या का सर्कुलर पाथ लेते हैं, वृत्ताकार पथ लेते हैं, जो जिसका सेंटर ओ है और वो उसके एक्सिस पर है। सिंस करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। अब जो है करंट जो है एक समान रूप से वितरित है, उस तार के पूरे परिच्छेद के अंदर धारा एक समान रूप से वितरित है, सभी जगह धारा समान है और टोटल मिला के जो करंट है वो आई नॉट है। द करंट एनक्लोज बाय द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। तो स्मॉल आर त्रिज्या का जो भाग है उसके अंदर कितनी करंट है, इस पूरे के अंदर तो आई नॉट करंट है, लेकिन इसमें कितनी करंट है इस भाग में केवल। तो पहले करंट पर यूनिट एरिया, पहले हम इकाई क्षेत्रफल में करंट निकालें तो वो है आई नॉट अपॉन पाई आर स्क्वायर, क्योंकि टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर है। फिर पाई आर स्क्वायर एरिया में कितनी होगी, तो पाई आर स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो करंट आ जाएगी। तो ये आई नॉट आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। फ्रॉम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर के परिपथीय नियम से, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब बी डॉट डी एल, पी क्यू हमने एक लेंथ एलिमेंट लिया, लाइन एलिमेंट लिया जिसकी लंबाई डी एल है और उसी दिशा में मैग्नेटिक फील्ड होगा बी। तो बी और डी एल के बीच जो एंगल होगा वो जीरो होगा, तो बी डॉट डी एल हो जाएगा बी डी एल कॉस जीरो 1 हो जाएगा, तो बी डी एल। अब बी सभी जगह यहाँ समान है सर्कुलर पाथ में, तो बी बाहर आ जाएगा। तो लाइन इंटीग्रल डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो इसका मान हो जाएगा 2 पाई आर और आई का मान आई नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो बी इज इक्वल टू ये आ जाएगा म्यू नॉट आई नॉट आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ से हम देखते हैं कि बी इज प्रोपोर्शनल टू आर इनसाइड द वायर, तार के अंदर, यानी सेंटर से हम अगर चलें और इसकी बाउंड्री तक पहुँचे तो बी का मान आर में वृद्धि के साथ बढ़ता जाता है और बाउंड्री पर, सीमा पर
स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर है तो इसके अंदर रख दें तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई आर। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, जैसे हम पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में समझ चुके हैं, तो उसी तरह से द नेट आउटवर्ड फ्लो और फ्लक्स इज द एवरेज आउटवर्ड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द फील्ड बी टाइम्स द एरिया ऑफ द सरफेस। यानी कोई भी सरफेस है उसमें से अभिलंबत बाहर की ओर जाने वाला प्रवाह जो होगा वो कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड के लिए ले रहे हैं, वो होगा मैग्नेटिक फील्ड और उस एरिया कितना है उसके मल्टीपल के बराबर होगा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट लेना पड़ेगा, अभिलंबीय घटक लेना पड़ेगा और सरफेस एरिया उसके मल्टीपल के बराबर होगा। जैसे हम एक सरफेस लेते हैं एस, उसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे गुजर रही है, चुंबकीय बल रेखाएं। अब इसका एक सरफेस एलिमेंट लिया हमने ds, इसकी नॉर्मल की ओर यूनिट वेक्टर, इसके अभिलंबी की ओर इकाई सदिश n कैप है जो b की दिशा के साथ थीटा एंगल बनाता है। तो b का जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो होगा b cos थीटा। तो b cos थीटा इंटू ds यानी उसमें से गुजरने वाला फ्लक्स हो जाएगा। तो उसमें से इस छोटे से सरफेस एरिया में से, सरफेस एलिमेंट में से गुजरने वाला फ्लक्स हो जाएगा डी फाई बी इजिकल टू बी कोस थीटा यानी नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ बी इंटू डी एस, जैसे कि डेफिनेशन हमने देखी थी। तो बी और डी एस को हम वेक्टर के रूप में लें अगर, तो डी एस वेक्टर का मतलब होता है इसकी नॉर्मल डायरेक्शन और बी दोनों के बीच थीटा एंगल है, तो इसको हम लिख सकते हैं बी डॉट डी एस, और डी एस वेक्टर का मतलब होता है एन कैप डी एस। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, where theta is the angle between B and normal to the area ds and n cap is unit vector along this normal. Now magnetic flux through surface S is obtained by integrating equation 1 over the entire surface, यानी इस equation 1 को पूरे पृष्ठ के लिए, सरफेस के लिए समाकलन करें तो चुंबकीय फ्लक्स जो होगा, कुल मैग्नेटिक फ्लक्स वो ज्ञात हो जाएगा। तो फाई बी इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, बी की यूनिट न्यूटन पर एम्पियर मीटर, डी एस की मीटर स्क्वायर, ये होता है न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर जिसे हम कहते हैं वेबर। अब फ्लक्स की वेबर है और ये मीटर स्क्वायर होती है, इसको नीचे लाएं तो मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक इंडक्शन बी की हो जाएगी वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, जो होता है गाउस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, स्थिर चुंबकीय में गाउस का नियम। द फील्ड लाइंस यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगी, और मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होगी। तो द फील्ड लाइंस ऑफ ए स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, स्थितिक विद्युत क्षेत्र की जो क्षेत्र रेखाएं होती है, ओरिजिनेट एंड ऑन इलेक्ट्रिकल चार्जेस, वो विद्युत आवेशों से उत्पन्न होती है और वहीं पर समाप्त होती है। ऑन दी अदर एंड, दूसरी ओर फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की जो क्षेत्र रेखाएं होती है, आर कंटिन्यूअस, वो अनवरत होती है, सतत होती है। दैट इज दे हैव नो सोर्सेज और सिंक, ना उनका कोई सोर्स होता है ना सिंक होता है, वो यानी एक क्लोज्ड कर्व के रूप में होती है, बंद वक्र के रूप में होती है। सिंस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस, चूंकि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है वो अनवरत होती है, सतत होती है। द मैग्नेटिक फ्लक्स एंटरिंग एनी रीजन, किसी रीजन में, किसी क्षेत्र में जितना मैग्नेटिक फ्लक्स एंटर कर रहा है, इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिविंग इट, वो उसमें से वापस बाहर निकलने वाले फ्लक्स के बराबर हो जाएगा। हेंस फॉर ए क्लोज, एक बंद पृष्ठ के लिए द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉसिंग द सरफेस इज जीरो, यानी उसमें से गुजरने वाला नेट चुंबकीय फ्लक्स, कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, वो जीरो होगा, क्योंकि जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है दूसरी जगह से वापस निकल रहा है, क्योंकि वो बंद वक्र के रूप में होती है, क्लोज कर्व के रूप में होती है चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इस सरफेस इंटीग्रल में हमने एक गोला लगाया, यानी वो क्लोज्ड सरफेस है, बंद पृष्ठ। तो सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस इक्वल टू जीरो फॉर क्लोज्ड सरफेस।
चेंजिंग सरफेस इंटीग्रल इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल, इस पृष्ठ समाकल को आयतन समाकल में परिवर्तित करें यूजिंग गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, गाउस अपसरण प्रमेय का उपयोग करते हुए। ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट वी डीवी इक्वल टू 0, जहां वॉल्यूम v जो है इट इज एनक्लोज बाय सरफेस s, पृष्ठ s द्वारा परिबद्ध है। सिंस वॉल्यूम इज आर्बिट्रेरी, अब आयतन का मान कुछ भी हो सकता है, सरफेस का मान भी कुछ भी हो सकता है, स्वैच्छ है। देयरफॉर फॉर दी अबव इंटीग्रल टू बी 0, ये इंटीग्रल 0 कब होगा, क्योंकि वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये अंदर की जो क्वांटिटी है इसका इंटीग्रेंड ये 0 होना चाहिए, तो इसका इंटीग्रेंड 0 हो जाएगा, तो डेल डॉट बी इक्वल टू 0। यानी किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस 0 होता है तो वो परिनालकीय होता है, सोलेनोइडल। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सोलेनोइडल होता है, परिनालकीय होता है, क्योंकि इसका डाइवर्जेंस 0 है, हमेशा डेल डॉट बी 0 ही होगा। नाउ करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, धारा लूप जो है वो चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। उसका एक नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, उत्तरी ध्रुव होता है और दक्षिणी ध्रुव होता है, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी होगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी होगा। कैसे इसको समझें? कंसीडर ए करंट लूप, एक धारा लूप पर विचार करते हैं, अर्थात ए वायर इन द फॉर्म ऑफ ए लूप कैरिंग करंट, यानी एक वायर एक लूप की फॉर्म में रखें और उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसको कहेंगे करंट लूप। अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्त लॉ, बायो-सावर्त नियम से ए करंट कैरिंग वायर डेवलप्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, यानी कोई भी वायर है इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू दिस करंट लूप, इस धारा लूप के कारण जो चुंबकीय बल रेखाएं होगी विल बी स्फेरिकल इन शेप, वो आकृति में गोलाकार होगी। दे विल बी स्ट्रेट एट द सेंटर, सेंटर पर तो स्ट्रेट होगी, एंड सर्कुलर नियर द वायर, और वायर के नियर जो होगी वो सर्कुलर होगी और धीरे धीरे स्फेरिकल शेप होगी दूसरी जगह। इफ करंट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, धारा दक्षिणावर्त दिशा में घड़ी की दिशा में प्रवाहित हो रही है थ्रू ए सर्कुलर कोइल, इस सर्कुलर कोइल में से द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स सीम्स टू एंटर एट द फ्रंट फेस, तो जो चुंबकीय बल रेखा उत्पन्न हो रही है ऐसा महसूस हो रहा है कि वो फ्रंट फेस से अंदर एंटर कर रही है, एंड लीव एट द बैक फेस, और पीछे वाले सरफेस से पृष्ठ वाला जो है पिछला जो फेस है, फलक है, उसमें से बाहर निकलती हुई प्रतीत हो रही है। और वी कैन से, या हम कह सकते हैं डेट द करंट लूप बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, यह एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। जैसे एक मैग्नेट होता है उसमें एक नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर निकलती है और साउथ पोल से एंटर करती है, तो इसमें एक सरफेस में एंटर कर रही है और एक से बाहर निकल रही है, तो इसका मतलब बैक फेस जिसमें से बाहर निकल रही है, द बैक फेस द लाइन्स लीव बिहेव्स एज नॉर्थ पोल, मैग्नेट में भी ऐसे ही होता है, नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है, तो इसमें भी बैक फेस में से बाहर निकल रही है, तो इसलिए वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। एंड फ्रंट फेस थ्रू विच द लाइन्स एंटर, जिसमें लाइन जो चुंबकीय बल रेखा है वो एंटर कर रही है, प्रवेश कर रही है, जैसे साउथ पोल में करती है मैग्नेट के अंदर, बिहेव एज ए साउथ पोल, दक्षिण ध्रुव, तो इसमें नॉर्थ पोल भी हो गया, साउथ पोल भी हो गया, इसका मतलब ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह व्यवहार करता है। द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द कोइल इज गिवन बाय, तो उस कोइल का जो करंट लूप है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू आई है, आई उसमें करंट फ्लो हो रही है, ए उसका एरिया है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m इज इक्वल टू आई है, वेयर a इज द एरिया ऑफ द कोइल, जहां a क्या है उस कुंडली का क्षेत्रफल है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर, पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र। All the substances possess magnetic properties according to which magnetic material can be divided into 3 categories. सभी पदार्थ जो हैं चुंबकीय गुणधर्म को दर्शाते हैं, उसके अनुसार इन चुंबकीय पदार्थों को 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, those substances which when placed in a magnetic field are feebly magnetized in a direction opposite to that of the magnetic field। ऐसे पदार्थ जिनको जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में दुर्बलता से चुंबकित हो जाते हैं। तो जब
व्हेन ए डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इनसाइड एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सब्सटेंस इज फाउंड टू बी स्लाइटली लेस देन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो उस प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अंदर, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हमने लगा रखा है उसकी तुलना में थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा, भले ही वो दुर्बल हो, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की विपरीत दिशा में होगा, जिसके कारण वो मैग्नेटिक फील्ड उससे कम हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का मान उसके अंदर घट जाता है। द बिहेवियर ऑफ डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी इनका जो व्यवहार है, इनकी जो प्रकृति होती है प्रतिचुंबकीय पदार्थ की, वो ताप पर निर्भर नहीं करती। एग्जाम्पल्स ऑफ डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेज आर, इसके जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कॉपर, मार्बल, वाटर, बिस्मथ, हीलियम, सोडियम क्लोराइड एटसेट्रा। दूसरे होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज। दो सब्सटेंसेज विच व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड आर फीबली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी अनुचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं, जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, दिशा में दुर्बलता से चुंबकित हो जाते हैं। यानी व्हेन ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इनसाइड एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सब्सटेंस इज फाउंड टू बी स्लाइटली ग्रेटर देन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसके कारण क्या होगा, उसी दिशा में मैग्नेटाइज होंगे, चुंबकित होंगे, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तुलना में थोड़ा बढ़ जाता है। द बिहेवियर ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये ताप पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज आर सोडियम, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, एंटीमनी, मैंगनीज, लिक्विड ऑक्सीजन एटसेट्रा। तीसरा है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज, लोह चुंबकीय पदार्थ। दो सब्सटेंसेज विच व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी इन पदार्थों को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबलता से चुंबकित हो जाते हैं। When a ferromagnetic substance is placed inside an external magnetic field, the magnetic field inside the substance is found to be very large than the external magnetic field. तो जब उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे किसी, क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही उत्पन्न होगा, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर होगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तुलना में बहुत ज़्यादा होगा। The behavior of ferromagnetic substance is temperature dependent, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ताप पर निर्भर करता है इनका व्यवहार। These substances behave as paramagnetic substances above a certain temperature, लेकिन इनका एक निश्चित ताप से अगर ऊपर ताप है, जिसे क्यूरी ताप कहते हैं, क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं, तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह व्यवहार करते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करते हैं। और टेम्परेचर अगर क्यूरी टेम्परेचर से कम है तो वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तरह व्यवहार करेंगे। आयरन, कोबाल्ट, निकल, एल्निको एटसेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एच, चुंबकन बल या चुंबकीय तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे भी बोल सकते हैं। The degree to which a magnetic field can magnetize a material is represented in terms of magnetizing force or magnetic intensity. यानी कोई भी पदार्थ है जिसको चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं, उसको किस सीमा तक वो उसको मैग्नेटाइज करता है, किस डिग्री तक वो उसको मैग्नेटाइज करता है, चुंबकित करता है, तो वो किस पदों में हम रिप्रेजेंट करते हैं, एच के पदों में, चुंबकन बल के रूप में, चुंबकीय तीव्रता के रूप में उसको निरूपित करते हैं। लेट अस कंसीडर ए सोलेनोइड, एक परिनालिका पर विचार करते हैं, हैविंग n टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम, उसमें इकाई लंबाई में फेरों की संख्या n है, एंड कैरिंग करंट I, और I करंट फ्लो हो रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन द मटेरियल ऑफ द सोलेनोइड, तो परिनालिका के अंदर जो पदार्थ है जिस पर वो कुंडली लपेटी हुई है, उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा B = μNI, और मैग्नेटाइजिंग फोर्स को हम डिफाइन करते हैं H = NI, तो B = हो जाएगा μH। इफ देयर इज नो मटेरियल मीडियम इनसाइड द सोलेनोइड, उस परिनालिका के अंदर कोई द्रव्य पदार्थ नहीं है, वैक्यूम है,
निर्वात है, देन बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच हो जाएगा, वेयर म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर।